हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लुई सॉय होता है, जो कि वह एक वकील होती है जो अब तक अपने हर केस में जीती है। एक दिन वो मिस्टर झाओ नाम के आदमी की मदद करती है। झाओ बहुत खुश होता है और उसे डिनर पर बुलाता है। डिनर के दौरान जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो झाओ को ये जानकर थोड़ा अजीब लगता है कि इतनी स्मार्ट और खूबसूरत लुई अब तक सिंगल है। उसका ये सवाल लुई के पुराने जख्म छेड़ देता है, ऐसी यादें जिन्हें वो बहुत पीछे छोड़ देना चाहती थी। रात को जब लुई घर लौटती है तो टीवी देख रही होती है। अचानक न्यूज आती है, एक मशहूर आर्टिस्ट की मौत हो गई है। उसकी याद में एक आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन लगाई जा रही है जहां उसकी पेंटिंग्स और पर्सनल चीजें दिखाई जाएंगी। लुई टीवी देख रही होती है, तभी उसकी नज़र कुछ आर्ट वर्क पर पड़ती है जिनसे उसे अपने अतीत की झलक मिलती है। वो सोचती है मुझे खुद वहां जाकर देखना चाहिए। अगले दिन वो गैलरी पहुंचती है। वहां वो उस आर्टिस्ट की हर चीज ध्यान से देख रही होती है, उसकी पेंटिंग्स, स्केच और कुछ पर्सनल सामान। तभी अचानक उसकी नज़र अपनी पुरानी डायरी पर पड़ती है। वो फौरन उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन गैलरी के स्टाफ वाले रोक देते हैं। वो बताते हैं कि एग्जीबिशन से कुछ भी लेने के लिए उस इंसान की इजाज़त चाहिए होती है जिसने वो चीज़ें यहाँ भेजी हैं। अब लुई को इंतजार करना होगा जब तक गैलरी उस ऑनर से संपर्क न कर ले जिसने उसकी डायरी वहाँ रखवाई थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है जिसमें ली 10 साल की बच्ची होती है जो अपने पापा से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वह उसके लिए मेढक वाला रेनकोट ला रहे थे जो उसे बहुत पसंद था। वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर सब कुछ दुखद हो गया जब उन्हें खबर मिली कि एक भयानक हादसे में उसके पापा की मौत हो गई है। लुई और उसकी माँ लिन उस खबर से टूट गई। लिन के लिए तो ये और भी बड़ा झटका था क्योंकि पति के खोने के साथ साथ उन्हें इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं मिला। तो लिन ने फैसला किया कि उन्हें अपने पति के बॉस के पास जाना चाहिए और जो उनका हक है वो लेना चाहिए। जब उसकी माँ बॉस से बात करने गई, लुई बाहर बैठी थी और अपने मेढक वाले स्टिकर को देख रही थी। तभी एक लड़का सांग वो नान, जो उसके पापा के बॉस का बेटा था, उसके पास आया और उसने लुई को खेलने के लिए बुलाया। लेकिन तभी कुछ शरारती बच्चे वहां आकर गड़बड़ करने लगे। लिन तुरंत दौड़कर आई, लुई को घर ले गई और सख्ती से मना कर दिया कि वो आगे से वू नान के साथ ना खेले। 10 साल बाद लुई अब हाई स्कूल में थी। वो स्कूल के बोर्ड पर अपने रिजल्ट देख रही थी और ये देखकर हैरान रह गई कि स्कूल की रैंकिंग बदल गई थी। वू नान, जो स्कूल का नया ट्रांसफर स्टूडेंट था, वो पहले नंबर पर आ गया था। लुई, जो पहले टॉप 10 में रहती थी, अब 11 स्थान पर थी। उसकी माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने लुई को बहुत डांटा कि उसके मार्क्स गिर गए हैं। अगले दिन स्कूल में वू नान, जो पहले नंबर पर आया था, सभी स्टूडेंट को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। लुई, जो भीड़ में खड़ी थी, उसे ध्यान से सुन रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बचपन वाले उस लड़के से फिर मिलेगी। उस दिन के बाद से वह लुई ने चुपके चुपके वू नान पर नजर रखना शुरू कर दिया। हालांकि वू नान को याद नहीं था कि ये वही लड़की है जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था। लुई ने उसके पढ़ने का तरीका भी अपनाने की कोशिश की, जैसे वो इंग्लिश शब्द याद करता है। एक दिन लुई स्कूल की छत पर गई जहां वू नान अक्सर आता था। वो दीवार पर कुछ अनजान मैसेज लिख आई। उम्मीद थी कि वू नान उन्हें देखेगा। जिम क्लास के दौरान ये अफवाह फैल गई कि एक लड़की यान यान वू नान के बहुत करीब है। लुई के दोस्तों को लगता था कि दोनों एक परफेक्ट जोड़ी हैं। जब लुई ने ये सुना, उसने कोशिश की कि ये बात से उसे परेशान ना करे। वो अपने रनिंग प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगी। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त जेन वेनरू मैदान में गिर गई और घबरा गई क्योंकि उसका लकी चार्म खो गया था। लुई ने उसे शांत किया और मैदान से बाहर ले गई। तभी अचानक वू नान आया और वेनरू को एक एमुलेट दिया जो उसे मैदान में मिला था। कुछ दिन बाद लुई फिर स्कूल की छत पर गई और ये देखकर हैरान रह गई कि वू नान वहाँ था और उसने दीवार पर लिखे मैसेज का जवाब दिया था। उसके जाने के बाद लुई ने जल्दी से जाकर वो मैसेज पढ़े और जवाब लिख दिए। ये उनका रोज का रूटीन बन गया। दोनों दीवार पर मैसेज के जरिए बात करने लगे। हालांकि वू नान को पता नहीं था कि वो लुई है। इसके अलावा लुई ने वू नान के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। वो देखती थी कि वो चॉपस्टिक्स कैसे पकड़ता है और हमेशा उसके करीब रहने की कोशिश करती थी। एक बार स्कूल में लुई और उसकी दोस्त एक परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रही थी। रिहर्सल के लिए लुई ने पौधों वाला कॉस्ट्यूम पहना था। जेन यान मेन सिंगर थी और उसने वू नान से उसके लिए पियानो बजाने को कहा। लुई को जलन हुई और उसने टीचर से कहा कि वह सिंगर बनना चाहती है, मेन सिंगर बनना चाहती है। टीचर ने मान लिया और लुई को गाने गाने का मौका दिया। लेकिन अफसोस, उसका परफॉर्मेंस बहुत बुरा था। लोग उसकी आवाज़ पर हंसने लगे और उसे फिर से पौधा बनना पड़ा, जबकि यान यान दोबारा मेन सिंगर बन गई। शो के दिन लुई और उसके दोस्तों ने स्टेज पर अपना एक्ट किया। सब खत्म होने के बाद वेनरू ने सबके सामने वू नान से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वू नान ने बस मुस्कुराया और बिना कुछ कहे यान यान के साथ चला गया। वेनरू पर सब लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। बाद में जब वेनरू ने लुई से कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है, भले ही वो सिचुएशन थोड़ी शर्मनाक थी, लुई हैरान रह गई क्योंकि वो खुद अपने फीलिंग वू नान से छिपा रही थी।
कुछ समय बाद क्लास के दौरान लुई ने अपनी डायरी में अपने दिल की सारी बातें लिख दी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कभी वूनान के साथ हो पाएगी या नहीं। अचानक बारिश शुरू हो गई तो वो जल्दी से स्कूल की छत पर गई ताकि दीवार पर लिखे मैसेज चेक कर सके। वहां जाकर वो उदास हो गई क्योंकि बारिश ने सारे मैसेज मिटा दिए थे। अचानक वूनान भी वहां आ गया और उसने भी देखा कि सारे मैसेज धुल गए हैं। लुई जल्दी से दीवार के पीछे छिप गई ताकि वो उसे देख न ले। वूनान भी उदास हो गया क्योंकि जिन मैसेजों से वो जुड़ा हुआ था वो सब गायब हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में लुई म्यूजिक रूम में वूनान को पियानो बजाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ यान यान आ गई और वूनान के करीब होने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर लुई को जलन होने लगी। तभी लुई ने सुना कि दोनों अब डेट कर रहे हैं। अब उसे लगा कि उसका कोई चांस नहीं है, तो लुई ने फैसला किया कि वो वूनान को भूल जाएगी और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। उसका प्लान था कड़ी मेहनत करके स्कूल की टॉप स्टूडेंट बनना। इसी बीच वूनान स्कूल रैंकिंग में सबसे नीचे आ गया क्योंकि उसने स्कूल एग्जाम छोड़ दिया और यान यान के साथ विदेश चला गया। अब स्कूल की नंबर 1 स्टूडेंट लुई बन गई थी और उसने भी सबके सामने एक स्पीच दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वूनान ने दी थी। उसने सभी स्टूडेंट को प्रेरित किया कि अपने सपनों से कभी हार मत मानो, चाहे सामने कितनी भी मुश्किल और नाकामियां क्यों न हो। कुछ समय बाद लुई ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कर लिया। लुई एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने चली गई। एक दिन जब वो साइकिल से अपने हॉस्टल वापस जा रही थी, कुछ अजीब हुआ। वो गलती से उस सड़क पर चली गई जहां वूनान और उसके दोस्त एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे। अचानक एक टमाटर उसके सामने आ गिरा जो लगभग उसकी साइकिल से टकरा जाता, तो तुरंत ब्रेक लगाती और जब ऊपर देखती तो सामने वही वूनान खड़ा था, जिसे देखकर वो हैरान रह गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में होंगे। वो अभी समझ ही रही थी कि वूनान का दोस्त जो जिन मिंगरू उसके पास आया और उसे अब उनकी फिल्म में काम करने के लिए बोलने लगा। उसे लुई का नेचुरल सॉफ्ट एक्सप्रेशन देखकर लगा कि वो फिल्म के लिए परफेक्ट है, लेकिन लुई ने मिंगरू का ऑफर ठुकरा दिया और वहां से चली गई। हॉस्टल वापस आकर लुई ने अपनी डायरी में उस दिन की सारी बातें लिखी। उसने लिखा कि उससे एक साथ खुशी और शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वो उस इंसान से टकराई जिसे वो भूलने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन जब वो कैफेटेरिया में लंच कर रही थी तो उसकी मुलाकात फिर मिंगरू से हुई। उसने उसे अपने और वूनान के साथ टेबल पर बैठने के लिए बुलाया। लुई को थोड़ा सा अजीब लगा कि वूनान के साथ एक ही टेबल पर बैठी है। धीरे धीरे उन्होंने हाई स्कूल के दिनों की बात शुरू की। शुरू में लुई ने दिखाया कि वो उससे पहचानती नहीं है, लेकिन जब वूनान ने याद दिलाया कि वो दोनों एक ही स्कूल में थे तो लुई ने मान लिया कि उसे याद है और उसने कहा कि वो उसे यान यान के बॉयफ्रेंड मानती थी। वूनान ने बताया कि उसका और यान यान का ब्रेकअप हो चुका है, जिससे लुई के मन में खुशी हुई। मिंगरू ने फिर उसे अपनी शॉर्ट फिल्म में काम करने के लिए कहा और इस बारे में लुई ने हाँ कर दी क्योंकि उसे वूनान के साथ मुख्य किरदार निभाना था। एक बार लुई और वूनान एक ही क्लास में थे जहाँ प्रोफेसर ने उन्हें एक मॉक ट्रायल सीन प्रैक्टिस करने के लिए कहा। लुई ने प्लेंटिफ की वकील का रोल निभाया और वूनान ने डिफेंस लॉयर बना। लुई उस केस पर पूरी तरह डूब गई क्योंकि वह केस उसके पापा के केस जैसा ही था। उसने इतने मजबूत दलील दी कि वूनान कुछ बोल ही नहीं पाया। उस प्रैक्टिस सेशन के बाद वूनान उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। उस शाम लुई एक दुकान में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तभी अचानक वूनान वहां आया और ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया ताकि लुई को बोनस मिल जाए। लुई को उसके ये मजेदार तरीका देखकर हंसी आ गई। जब उसकी ड्यूटी खत्म हुई वूनान रुका रहा ताकि वो दुकान बंद करने में मदद कर सके और फिर उसे घर तक छोड़ने गया। रास्ते में वूनान ने कहा कि उसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मेहनत ज़्यादा है और पैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन लुई ने मना कर दिया और बताया कि उसे रोज़मर्रा के खर्चों के लिए इस पैसों की ज़रूरत है। कुछ समय बाद उसे अपने रूममेट को फ़ोन आया जो एक बार में मुसीबत में फंसी हुई थी। वो और वूनान तुरंत उसे बचाने वहाँ पहुँचे। वो दोनों उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि वूनान ने बहादुरी से सिचुएशन संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिर में दोनों खुद फंस गए और बार से भागना पड़ा। भागते भागते वो एक जगह छिप गए। जैसे ही लगा सब ठीक है, अचानक बारिश हो गई और दोनों वहीं रुक गए जब तक बारिश रुक नहीं जाती। वहाँ वूनान ने लुई से माफ़ी मांगी। उसने उसे जॉब छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन लुई को कोई बुरा नहीं लगा। उसने उसे धन्यवाद कहा कि उसने उसकी दोस्त की मदद की। फिर वूनान ने अपने हाई स्कूल के दिनों की बात बताई, कैसे वो किसी स्कूल की छत की दीवार पर लिखे मैसेज के जरिए बात करता था। उसने कहा वो हमेशा जानना चाहता था कि वो मैसेज किसने लिखा और उसे शक था कि शायद यान यान ने लिखा। ये सुनकर लुई चुप रही क्योंकि वो ये नहीं बता सकती थी कि वो मैसेज उसने ही लिखे थे। अगली सुबह जब लुई कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी तभी ऐलान हुआ कि भारी बारिश और तूफान की वजह से क्लासेस कैंसिल कर दी गई हैं। थोड़ी देर बाद वूनान ने उससे संपर्क किया और पूछा कि वो कहाँ है। लुई उससे मिलने को उत्सुक थी, लेकिन उसने झूठ बोला कि वो कैंपस बिल्डिंग के सामने है। वूनान ने कहा कि वहीं रुको, मैं आता हूँ। कॉल खत्म होते ही लुई भागकर बिल्डिंग के सामने पहुंची और जानबूझकर अपना अम्ब्रेला डस्टबिन में डाल देती ताकि वूनान एक ही अम्ब्रेला में घूमने जाए। वो वहीं खड़ी इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद वूनान सच में वहां आ गया। उसने उसे एक मेढक वाला रेनकोट दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पापा ने उसे बचपन में लाकर देने का वादा किया था। वो पल लुई के लिए बहुत ही खास और खुशी भरा था। कुछ दिनों बाद लुई और उसके दोस्त एक आइलैंड पर गए ताकि मिंगरू की शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर सके। जब शूटिंग खत्म हो गई तो सब लोग घर लौटने लगे।
लौटने के लिए बस में बैठ गए। वी नॉन की बगल में पड़ी। अचानक लुई ने उससे पूछा, तुम्हें धूप वाले, बादल वाले या बारिश वाले दिन ज़्यादा पसंद है? वी नॉन को याद आया वो मैसेज जो उसने स्कूल की छत की दीवार पर पढ़ा था, तो उसने कहा कि उसे बारिश वाले दिन पसंद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने तब लिखा था। जब लुई ने उसका जवाब सुना तो वो बहुत खुश हुई और उसमें इतना हौसला आया कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल वी नॉन ने बताया कि उसे वो इंसान मिल गया है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। उस दिन के बाद से दोनों डेटिंग शुरू कर दिए। लुई और वी नॉन अब कैंपस में हर जगह साथ दिखाई देने लगे, यहाँ तक कि जहाँ लुई पार्ट टाइम जॉब करती थी वो उसे सरप्राइज देने वहाँ भी पहुँच जाता या फिर ट्रेन में उसके साथ घर तक सफ़र करता, क्योंकि वो उससे दूर नहीं रह पाता। जब लुई घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ लिन बहुत खुश थी, क्योंकि उसने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि वो अब वी नॉन के पेरेंट्स के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती थी। हालांकि लुई को ये जानकर अच्छा लगा कि उसके पापा को आखिरकार इंसाफ मिल सकता है, पर उसे यह भी डर था कि इससे उसके और वी नॉन के रिश्ते पर असर पड़ सकता है। अगले दिन लुई और वी नॉन ने तय किया कि वो अपने पुराने स्कूल जाएंगे। उन्होंने अपने पुराने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहने ताकि उन पुराने अच्छे दिनों की याद ताज़ा कर सके। दोपहर में वो स्कूल की छत पर गए, जहाँ उन्होंने दीवारों पर लिखे अपने पुराने मैसेज देखे और वादा किया कि वो कभी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। थोड़ी देर बाद जब लुई वापस कैंपस लौटने की तैयारी कर रही थी तो वी नॉन ने उसे बताया कि वह साथ नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे कुछ फैमिली काम निपटाने थे। उसके बाद जब वो उसके बिना थी तो उसके दिन खाली खाली लगने लगे। वो पूरे हफ्ते उसके कोई खबर नहीं सुन पाई। एक दिन लुई को खबर मिली कि वी नॉन ने कैंपस में अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है और अब हर कोई उसकी गलतियों के बारे में बात कर रहा था। उसी दिन लुई हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसकी माँ डॉर्मेट्री में उसका इंतजार कर रही थी। लिन ने अपनी बेटी को बताया कि उसने केस जीत लिया है और इसके नतीजे में वी नॉन के पिता को जेल सजा हो गई और उनकी माँ को ये सुनकर इतना झटका लगा कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये सुनते ही लुई बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो वी नॉन को हमेशा के लिए खो ना दे। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची क्योंकि उसे लगा वहाँ वी नॉन मिलेगा, लेकिन वहाँ उसने देखा कि यान मौजूद थी जो कि वी नॉन की माँ के साथ थी। यान, जिसे अब लुई के पास्ट और उसकी डायरी के बारे में सब पता चल चुका था, उसने लुई से कहा कि उसे वी नॉन को भूल जाना चाहिए क्योंकि वह उसके साथ विदेश पढ़ाई के लिए जा रहा है। यह सुनकर लुई ने फैसला किया कि अब वो वी नॉन से मिलने नहीं जाएगी और उसने ठान लिया कि अब वो आगे बढ़ेगी और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। प्रेजेंट समय में आर्ट गैलरी में लुई को आखिरकार अपनी डायरी वापस मिल गई। जब उसने उसे खोला तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वी नॉन ने भी उसमें अपने बीते हुए वक्त के बारे में सब कुछ लिखा, क्योंकि यान ने वू नॉन को लुई की डायरी के बारे में बताया था और यहाँ तक कि वह डायरी उसे दे भी दी थी। लुई ने सारी एंट्री पढ़ने के बाद को एहसास हुआ कि लुई की ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही थी और वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी। हाई स्कूल के बाद उसे पता लगा कि लुई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है और उसने वहीं दाखिला ले लिया ताकि वह उसके करीब रह सके। वी नॉन ने यह भी बताया कि शुरुआत में वह यह सोचकर उलझा हुआ था कि उससे कैसे बात करे, खासकर जब उनके परिवार में भी कई समस्याएं चल रही थी। वह सिर्फ दूर से ही उसे देख सकता था क्योंकि उसके अपने घर की परेशानियों ने उसे पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे काम करने पर मजबूर कर दिया था ताकि वह परिवार का खर्च उठा सके। जब यान ने उसे विदेश चलने को कहा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि लुई की डायरी पढ़ने के बाद उसे खुद के बल पर खड़े होने की प्रेरणा मिली थी। आज भी जब बारिश होती है, वी नॉन लुई को याद किए बिना नहीं रह पाता, जो अब एक सफल वकील बन चुकी है। वह उससे मिलने को लेकर थोड़ा असुरक्षित महसूस करता, लेकिन उसने तय किया कि अगर उससे दूसरा मौका मिला तो वो उसे फिर कभी खोने नहीं देगा। लुई की डायरी में अपना दिल उड़ेल देने के बाद वी नॉन उम्मीद करता कि एक दिन वह उसकी कहानी पढ़ेगी। कुछ समय बाद जब वू नॉन अपना सामान पैक कर रहा था तो उससे स्कूल के दिनों में बनाई गई एक फिल्म की कैसेट मिली। उसे देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाया, क्योंकि उसे उस लड़की की याद आ गई जिसे वो प्यार करता था, यानी हमारी लुई की। फिर अचानक उस गैलरी से फ़ोन आया कि कोई व्यक्ति उस डायरी को वापस लेना चाहता है जो उसने एग्जीबिशन के लिए दी थी। फिल्म के अंत में दिखाया गया कि वी नॉन गैलरी के सामने लुई से मिलता है। माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन लुई ने वही सवाल दोहराया जो उसने कभी स्कूल की छत पर दीवार पर लिखा था। लेकिन इस बार वी नॉन ने कबूल किया कि वह उसे बारिश से भी ज़्यादा प्यार करता है। उसका जवाब सुनकर लुई बहुत खुश हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वे आखिरकार फिर से एक साथ हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी हमें दिखाती है कि अगर दो लोग अपनी परेशानियों का सामना करने और खुलकर बात करने के लिए तैयार हों तो प्यार हर मुश्किल को पार करके मजबूत होकर लौट सकता है। और यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। थैंक यू सो मच।